दोस्तों, पाकिस्तान की कुछ मशहूर शख्सियात जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, जिन्हें बिना किसी शक व शुबात के पाकिस्तान का दुश्मन कहा जा सकता है। वो लोग जो पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े और इज़्ज़त कमाई, और बाद में वही लोग इस धरती के दुश्मन बन गए और हमेशा के लिए पाकिस्तान छोड़कर बैरून ममालिक सेटल हो गए। उनमें कुछ सियासी शख्सियात हैं, कुछ मीडिया से मुंसलिक लोग और कुछ दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर तरीन लोग हैं। इस वीडियो का पहला पार्ट हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन ये उस वीडियो का दूसरा पार्ट है क्योंकि कुछ नाम रह गए थे जो इस वीडियो में बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट करें। शुक्रिया। नंबर 10, हुसैन हक्कानी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हुसैन हक्कानी के बारे में। ये शख्स गद्दारों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है। हुसैन हक्कानी 1 जुलाई 1956 को कराची में पैदा हुआ। ये एक जर्नलिस्ट, एकेडमिक, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और साबिक पाकिस्तान एम्बेसडर श्रीलंका और अमेरिका है। इस शख्स ने अमेरिका में रहते हुए पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी जिसे इसराइली यहूदियों और अमेरिकियों ने काफ़ी सपोर्ट किया। ये शख्स जनरल ज़ियाउल हक के दौर में सियासत में आया। नून लीग के दौर में नवाज शरीफ को काफ़ी सपोर्ट किया और जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो उसका स्पेशल असिस्टेंट बन गया। जब पीपल्स पार्टी का दौर आया तो बेनज़ीर भुट्टो का भी स्पोक पर्सन बन गया और साथ ही साथ इसे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस का चेयरमैन भी बना दिया गया। ये सब मेहरबानियाँ इस पर आसिफ जरदारी की थी। सन 1992 में मुल्क की तारीख का सबसे कम उम्र एम्बेसडर मुंतखब किया गया। सबसे पहले श्रीलंका में पाकिस्तान का सफ़ीर तैनात किया गया। उसके बाद सन 2008 में इसे अमेरिका में पाकिस्तान का सफ़ीर बना दिया गया। इसने अमेरिका में रहते हुए अमेरिका की तारीफें जबकि पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना शुरू कर दिया। ये शख्स इतना बड़ा चापलूस है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती और अमेरिका ने अपनी मर्जी से इसे सफ़ीर मुकर्रर करवाया था क्योंकि अमेरिका अपने मुल्क के मफाद के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा था और इस शख्स ने अमेरिका के मफाद और पाकिस्तान के खिलाफ हर मुमकिन कोशिश की और इसने बड़ी तादाद में अमेरिकियों को पाकिस्तानी वीज़ा जारी करके पाकिस्तान में इंटर होने की दावत भी दी थी। इसके अलावा इसने पाक फौज के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा भौंका था, जिसके बाद ISI ने इसे 2 महीने के लिए गायब कर दिया। फिर कोर्ट आर्डर इशू होने के बाद इसे छोड़ दिया गया और ये पाकिस्तान छोड़कर भाग गया। तब से लेकर आज तक ये अमेरिका में रह रहा है और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ मनगढ़ंत बातें कर रहा है। नंबर 9, तारिक फतेह। दोस्तों, ये शख्स पाकिस्तान का तो दुश्मन है ही, लेकिन ये इस्लाम का भी दुश्मन है और ख़ुद को मुसलमान कहलवाता है। 20 नवंबर 1949 को कराची में पैदा होने वाला तारिक फतेह एक जर्नलिस्ट और राइटर है। इसका ताल्लुक पंजाबी फैमिली से है। 1970 की मशहूर अखबार कराची सन में काम किया। 60 और 70 की दहाई में ये लेफ्टिस्ट के स्टूडेंट्स का लीडर था और आमरीत के दौर में इसे 2 बार जेल भी जाना पड़ा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा और इसकी सहाफ़त पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। सन 1987 में सऊदी अरब चला गया, फिर वहां से कनाडा की इमिग्रेशन करवाकर कनाडा शिफ्ट हो गया और तब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ भौंकता चला आ रहा है। चंद साल पहले ये शख्स इंडिया गया और वहाँ के मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा किया। ये शख्स जहाँ भी जाता है पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करता हुआ नजर आता है। नंबर 8, मारवी सरमद। दोस्तों, मारवी सरमद के नाम से तो आप ज़रूर वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस नारे की खालिक और पाकिस्तान में हुकूक के नाम पर ख़वातीन में बेहयाई फैलाने वाली औरत यही मारवी सरमद है। 11 जून 1970 को सियालकोट के गरीब और शरीफ घराने में जन्म लेने वाली ये औरत इस दौर में पाकिस्तान में बेहयाई फैलाने वाली और मुतनाज़िया औरत तस्वुर की जाती है। ये एक सियासी मुबस्सर, सहाफ़ी और सोशल डेमोक्रेट है। इसने अपनी सहाफ़त और सोशल सरगर्मियों का आगाज़
1990 में किया। इसने सन 2002 में औरत फाउंडेशन के कानून साज प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। 2004 में इसने अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम में काम किया और ख़वातीन की हैसियत से मुतल्लिक़ कौमी कमीशन ख़वातीन की तरक्की की वफाकी वजारत के नाम पर पार्लियामेंट के साथ काम किया। पाकिस्तान में औरतों की आज़ादी और हुकूक के नाम पर मगरबी मुआशरे की बेरा रवी और औरतों में बेहयाई परवान चढ़ाने पर इसे 2010 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी के हाथों ह्यूमन राइट्स अवार्ड और 2012 में फ्रेंड ऑफ पार्लियामेंट अवार्ड दिया गया। लेकिन ये औरत हमेशा पाकिस्तान और पाक आर्मी के खिलाफ बातें करती रहती है, इसीलिए पाकिस्तान में रहना इसे अच्छा नहीं लगता और ये बरतानिया में रहती है और वहाँ बैठकर औरतों के हुकूक के नाम पर पाकिस्तानी गैरतमंद लोगों और पाक आर्मी के खिलाफ जहर उगलती रहती है। और ये इतनी वाहियात है जिसने लाइव टीवी में दीनी रहनुमाओं और आलिमों से बदतमीजी भी की। मारवी सरमद का कहना है कि हिजाब एक गंदगी है और ये खुद को मुसलमान कहलवाती है, लेकिन हकीकत में इसका कोई दीनो मजहब नहीं, ये एक लिबरल और आज़ाद ख्याल औरत है और पाकिस्तान में औरत मार्च का ड्रामा चलाकर बाकी औरतों को भी खुद जैसा बनाना चाहती है। नंबर 7, गुल बुखारी। दोस्तों, गुल बुखारी एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और इसकी पैदाइश 2 जुलाई 1966 को लाहौर में हुई थी और लाहौर से ही इसने तालीम हासिल की। दोस्तों, गुल बुखारी के वालिद पाक आर्मी में मेजर जनरल थे, यानी ये एक जनरल की बेटी है जिसने पाकिस्तान के लिए कई जंगें लड़ी। लेकिन जनरल रहमत अली बुखारी की ये बेटी अपने ही मुल्क की आर्मी के खिलाफ है और अक्सर औकात पाक आर्मी और ISI के खिलाफ जहर उगलती रहती है। दोस्तों, जून 2018 को लाहौर के छोने के इलाके से चंद नामालूम अफराद ने चंद घंटों के लिए गुल बुखारी को अगवा कर लिया। हालांकि उस इलाके में फौज की भारी नफरी चेक पोस्टें मौजूद थीं। खैर, कुछ ही घंटों के बाद इसे छोड़ दिया गया और ये पाकिस्तान छोड़कर हमेशा के लिए बरतानिया चली गई और तब से लेकर आज तक ये पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI के खिलाफ लिखती रहती है। नंबर 6, मलाला यूसुफजई। दोस्तों, दुनिया की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज हासिल करने वाली मलाला यूसुफजई के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। किसी वक्त पाकिस्तानियों की हर दिल अजीज समझे जाने वाली मलाला दरअसल गद्दारों की फहरिस्त में आती है, क्योंकि इसने पाकिस्तानियों के दिलों और यकीन के साथ खिलवाड़ किया है। लोग जितनी ज्यादा इसे मोहब्बत करते थे, अब उतनी ही ज्यादा इसे नफरत करते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इसने जो किताब लिखी आई एम मलाला, दरअसल ये किताब क्रिस्टीना लेब नामी जर्नलिस्ट ने लिखी है। इस किताब में खुल्लम खुला पाकिस्तान और पाक फौज की मुखालिफत की गई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस किताब पर पाबंदी आयद की गई है, लेकिन दीगर ममालिक खासतौर पर इंडिया और अमेरिका में इस किताब को काफ़ी पजीराई मिली है। इस किताब में कुरानी आयात और इस्लामी अहकामात की भी मुखालिफत की गई है। मिसाल के तौर पर एक मर्द का 2 खवातीन से निकाह को गलत करार दिया गया है। इस किताब में जना पर 4 लोगों की गवाही को भी गलत करार दिया गया है। इस किताब के पेज नंबर 28 में इस्लाम का मजाक बनाया गया है। नौजुबिल्लाह, इस्लाम को मल्टीनेट यानी दहशतगर्द करार दिया गया है, जिस पर मलाला को कई एजाज़ात, दौलत और शोहरत से नवाजा गया। अब ये मुकम्मल तौर पर बरतानिया में रहती है और वहाँ बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलती रहती है। मशहूर गुस्ताख रसूल तस्लीमा नसरीन मलाला को अपनी छोटी बहन करार देती है, जिसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखाना किताब लिखी थी। दोस्तों, मलाला की पूरी किताब में अल्लाह ताला के नाम की जगह सिर्फ गॉड लिखा गया है, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे नाम मुबारक के बजाय सिर्फ मोहम्मद लिखा गया है, पीस बी अपॉन हिम नहीं लिखा गया। किताब के मुताबिक पाकिस्तान रात के अंधेरे में बना था। मलौना और गद्दार मलाला और उसका बाप लोगों के लिए रोल मॉडल तस्वुर किए जाते थे, लेकिन इनका मकरू चेहरा बेनकाब होने के बाद हर पाकिस्तानी इनसे नफरत करता है। नंबर 5, अदनान समी। दोस्तों, अदनान समी खान, जिसके वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स पायलट और साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर थे। अदनान समी के दादा आगा महफूज जान अफगानिस्तान के गवर्नर थे। आबाव अजदाद का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, यानी अदनान समी एक अफगानी नस्ल से है। अदनान समी की पैदाइश 15 अगस्त 1971 को लंदन में हुई थी, यानी जिस रोज़ इंडिया आज़ाद हुआ उसी दिन ये भी आज़ाद हुआ। तभी तो ये पाकिस्तान, लंदन और अफगानिस्तान से ज़्यादा इंडिया से मोहब्बत करता है। अब ये मोहब्बत सच्ची है या दौलत और शोहरत के लिए है, ये तो अल्लाह ही जानता है।
बचपन में ये पाकिस्तान आ गए, लेकिन म्यूजिक में दिलचस्पी की वजह से भारत चले गए। लेकिन दोस्तों आप बताइए कि क्या पाकिस्तानी म्यूजिक किसी से कम है जो ये भारत चले गए। भारत में इसने संगीत यानी म्यूजिक सीखा, फिर लंदन चला गया, फिर वहां बैठकर अपने एल्बम्स रिलीज करवाता रहा। जैसे पाकिस्तानियों ने एक पाकिस्तानी सिंगर होने के नाते इसको बहुत सराहा। फिर ये पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में ज़ेबा बख्तियार से शादी की, जिससे एक बेटा अजान समी खान पैदा हुआ। फिर 4 साल बाद 1997 में तलाक हो गई। उसके बाद इसने 2 शादियां मजीद की। दूसरी शादी दुबई के सबा गिलादरी से की, जिससे 2 दफ़ा निकाह और दोनों ही दफ़ा अलहदगी हो गई। तीसरी शादी जर्मनी की रोया फरियाबी से की, जिससे एक बेटी मदीना समी खान पैदा हुई। दोस्तों अदनान समी 2002 में इंडिया गया और विजिटर वीज़ा के जरिए इंडिया में रहता रहा और अपना विजिटर वीज़ा एक्सटेंड करवाता रहा। लेकिन जब 2015 में मोदी की हुकूमत आई तो अदनान समी खान ने इंडियन नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर दिया और इंडिया से वफादारी साबित करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ बयानबाजी पर अदनान समी खान को इंडिया की नेशनलिटी दे दी गई और अब ये बेचारा हर मौके पर इंडिया के साथ वफादारी साबित करने की कोशिश में रहता है। दोस्तों जब भी पाक भारत ताल्लुकात खराब होते हैं या कोई मसला होता है तो अदनान समी खान को शक की निगाह से देखा जाता है और फिर इसे खुद की वफादारी साबित करने के लिए इंडिया की फेवर में और पाकिस्तान के खिलाफ बोलना पड़ता है। दोस्तों अदनान समी की वालदा, बेटा और भाई आज भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहते हैं, लेकिन अदनान समी इंडियन है और इंडिया में रहता है। नंबर 4 ईमान मज़ारी। दोस्तों ईमान मज़ारी एक सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो अपने मुतनाज़िया बयानात और अजीबोगरीब हरकत व सकनात की वजह से इंतहाई मकबूल हैं। ये मशहूर सियासतदान शीरीन मज़ारी की बेटी है जिसका ताल्लुक PTI से है। दोस्तों शीरीन मज़ारी की ये बेटी ईमान मज़ारी गद्दारों की फहरस्त में 4थे नंबर पर आती है, क्योंकि अक्सर औकात हुकूमत, अदलिया और ख़ास तौर पर पाक आर्मी और ISI के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करती हुई नजर आती है। दोस्तों ईमान मज़ारी ने हाल ही में अपनी वालदा के अगवा के मामले पर मुतनाज़िया बयानात दिए, जिस पर पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में माफ़ी मांगकर अपनी जमानत मंजूर करवा दी। लेकिन दोस्तों सोशल मीडिया पर यह अक्सर औकात पाक आर्मी, ISI और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ लिखती हुई नजर आती है। इसके अलावा बोल्ड फोटोशूट, शबाब व कबाब और नाइट पार्टीज भी मोहतरमा की जिंदगी का हिस्सा हैं। नंबर 3 डॉक्टर शकील आफरीदी। दोस्तों गद्दारों की लिस्ट में 3रे नंबर पर आने वाला शकील आफरीदी अमेरिका का वफादार है और जिसने पाकिस्तान को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये शख्स पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर है और इसने सरकारी मुलाजिम होने के बावजूद अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के लिए खुफिया तौर पर काम किया। इसने एबटाबाद ऑपरेशन में CIA को फुल सपोर्ट फराम की, जिसकी वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान की हैसियत मशकूक हुई। दोस्तों डॉक्टर शकील आफरीदी अमेरिकी इमदाद से चलने वाले मुख्तलिफ मेडिकल और वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स के लिए काम कर रहा था। इसने अमेरिकी एजेंसी के प्लान के मुताबिक एबटाबाद में जाली वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स तरतीब दिए, जिसका मकसद एबटाबाद के लोगों के खून के नमूने हासिल करना थे। उसके बाद 2011 में अमेरिका को एबटाबाद में उसामा बिन लादेन तक रसाई हासिल करने में शकील आफरीदी ने ही मदद फराम की थी। इल्जामात साबित होने के बाद इसे 33 साल के लिए उम्र कैद की सजा सुना दी गई। नंबर 2 अल्ताफ हुसैन। दोस्तों दूसरे नंबर पर आपको अल्ताफ हुसैन के बारे में बताते हैं, जिसने कई दहाइयों तक कराची पर राज किया, जिसकी एक फ़ोन कॉल पर और इशारे पर पूरा कराची बंद हो जाता था। अल्लाह पाक ने इस शख्स को इंतहाई इज्जत और शोहरत से नवाजा, लेकिन इसने अपने ही मुल्क से गद्दारी की। अल्ताफ हुसैन का सिक्का पूरे कराची में चलता था। कराची के करोड़ों लोग अल्ताफ हुसैन के एक इशारे पर जमा हो जाते और इसके नारे लगाते, लेकिन इस शख्स ने जितना नुकसान कराची को पहुंचाया शायद किसी और ने ना पहुंचाया हो। हर हुकूमत का हिस्सा रहने वाले इस शख्स ने ज़ाती मफादात को पहले देखा, फिर जब इसका उरूज ज़वाल में बदलने लगा तो इसने पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। इसके ऐसा करने पर अवाम भी इसके खिलाफ हो गई। फिर ये शख्स इंडिया की गोद में जाकर बैठ गया, फिर इंडिया से मदद भी मांगता फिरता रहा। सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा दोस्ता हमारा। फिर उसके बाद इस पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पाबंदियां आयद हो गईं। फिर लंदन में मुकीम हो गया और वहां से अपनी सियासत और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा। कराची में सिंधी महाजर के झगड़े भी इसी ने करवाए। फिर जब इसका पोल खुला तो इसके अपने ही लोग इसके खिलाफ हो गए और इससे लातेलकी का इजहार कर दिया।
और ये शख्स लंदन में बैठकर पाकिस्तानी हुकूमत और फौज के खिलाफ बयानबाजी करता दिखाई देता है। नंबर 1, नवाज शरीफ। दोस्तों सबसे आखिर में और नंबर 1 पर बात करते हैं साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के बारे में। 3 दफ़ा वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने अपनी करप्शन से जो नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाया, मुल्क की तारीख के साथ साथ दुनिया की तारीख में भी ऐसा कोई और सियासतदान नहीं मिलता जिसने अपने ही मुल्क को इतना नुकसान पहुंचाया हो। नवाज शरीफ की कुल नेटवर्थ 1.4 बिलियन डॉलर से, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 1 अरब 29 करोड़ 4,80,000 रुपए बनते हैं। नेटवर्थ इतनी ज्यादा होने पर सरकारी इदारों ने छानबीन शुरू कर दी और जब पानामा पेपर्स लीक का भांडा फूटा तो हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों डॉलर्स की करप्शन सामने आई। दोस्तों इस वक्त महंगाई इतनी बढ़ गई है कि माहाना 1 लाख रुपए सैलरी लेने वाला भी नया कारोबार शुरू नहीं कर सकता। तो सोचिए कि शरीफ फैमिली के पास इतना पैसा कहां से आया कि इनकी फैक्ट्रीज, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, फ्लोर मिल्स, स्टील मिल्स, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज और ना जाने क्या क्या कारोबार हैं पाकिस्तान और बाहर मुल्कों के अंदर। इसी वजह से ये शख्स पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे करप्ट पॉलिटिशियन माना जाता है। ये जहां भी जाते हैं लोगों की अगर नजर पड़ जाए इनके ऊपर तो इनको गद्दार के अलावा और कुछ नहीं कहते। इसने अपने दौर में पाक आर्मी के खिलाफ भी बहुत सारी बातें की थी और ये इंडिया और अमेरिका का हमेशा वफादार रहा है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के 10 गद्दार जिन्होंने पाकिस्तान से गद्दारी की। आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जबकि मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विजिट करें।